हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 क्लास 10 साइंस सीबीएसई। देखो, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, वो सब लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो जितने भी प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखते हैं, जॉब परफॉर्म करते हैं, बॉडी मेंटेनेंस करते हैं। तो जो हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, अगर मैं देखूं तो वो जनरली 5 टाइप्स में होते हैं: ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। अब सबसे पहला वाला पार्ट हमारा आता है न्यूट्रिशन के लिए। ग्रोथ के लिए मुझे क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो जो न्यूट्रिशन, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। हम एनिमल्स जितने भी हैं सब हेटरोट्रॉप्स हैं, प्लांट या किसी और एनिमल पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अब आपके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? जनरली आपके जो इसमें अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे। हेटरोट्रॉपिक में वी आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स फॉर द फूड। तो अब हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से होती है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपका? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वो आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म करती है। अब रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं मेरे फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर। अब जो क्लोरोफिल है उसको सबसे पहले सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करना उसका फंक्शन होता है। CO2 स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है प्लांट में, और ऑक्सीजन आपका एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है स्टोमेटा जो लीफ पे प्रेजेंट है। वाटर आपके डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो आपके रूट से लेके फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। आप क्लोरोप्लास्ट जो लीफ में है वो क्लोरोफिल रखता है, तो जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इवेंट्स क्या क्या है? 3 मेन इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला इवेंट जो है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग, जिसे हम ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो स्टोमेटा है वो क्या है? स्टोमेटा इज द नोज ऑफ द प्लांट। टाइनी पोर्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं लीफ पे, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन लूज करना। अब जो मेरी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो भी 3 टाइप की हो जाती है: होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। जो होलोजोइक है, जो एनिमल्स है उसमें सॉलिड फूड लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अमीबा एनिमल्स। सैप्रोफाइटिक में ऑर्गेनिज्म डेड और डिगिंग मैटर पे एक्ट करते हैं, जैसे फंगी ब्रेड पे। और पैरासिटिक में आपका जो पैरासाइट्स हैं वो आपके इनसाइड या आउटसाइड होस्ट के ऊपर रह के उसके अंदर से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, जैसे कसकटा, टिक्स। ये आपके जितने भी हैं पैरासिटिक पैरासाइट्स हैं। नाउ मूविंग टू द हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, जिसके पास एक ही सरफेस होता है फूड लेने के लिए, जैसे अमीबा या फिर पैरामीशियम। जो अमीबा है सबसे पहले आपका फूड पार्टिकल को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, फिर वो फूड वैक्यूल के थ्रू उसको अंदर लेगा, डाइजेस्ट करेगा फूड को फूड वैक्यूल में, फिर डिफ्यूज कर दे डिफ्यूजन के थ्रू, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देता है डिफ्यूजन के थ्रू, और जो उसका सरफेस है उस सेल से थ्रोन आउट हो जाता है, इस तरीके से। पैरामीशियम की मैं बात करूँ तो सीलिया सीलिया फूड लेगा स्पेसिफिक स्पॉट पे, फिर वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही वेस्ट को बाहर फेंकेगा। अब आता है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके अंदर सबसे पहले आता है इनडाइजेशन। वी विल इनटेक द फूड। डाइजेशन क्या करेगा? आपको ब्रेक डाउन करेगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल वन में। एब्जॉर्प्शन में मूवमेंट होगा डाइजेस्टिव फूड का। एसिमिलेशन में यूटिलाइज होगा फूड। इजेशन में रिमूवल होगा वेस्ट प्रोडक्ट्स का। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले हम ह्यूमंस की बात करते हैं। हम माउथ से फूड को लेंगे, च्यू करेंगे, ग्राइंड करेंगे,
टंग रोल करेगी, टेस्ट करेगी, स्वेलो करने की कोशिश करेगी, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवरी एमाइलेज वहाँ पे प्रेजेंट है वो मिक्स होके शुगर में चेंज कर देगा स्टार्च को। ईसोफेगस में आपका पेरिस्टिक मूवमेंट के थ्रू आपका फूड स्टमक में जाएगा। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट होंगे गैस्ट्रिक जूस में। वहां पे तीन गैस्ट्रिक जूसेस हैं आपके, पैप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। पैप्सिन क्या है? आपका एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। एचसीएल आपका मीडियम एसिडिक बनाएगा क्योंकि पैप्सिन आपका एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। म्यूकस स्टमक को की इनर लाइनिंग को एसिड से प्रोटेक्ट करता है। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो विली लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है फूड का ब्लड के अंदर। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका सेक्रीशन कहाँ से आता है? सबसे पहले लीवर से आता है, बाइल जूस, जो कि आपका लार्ज फैट को एमल्सिफाई करेगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ये आपका जो बाइल जूस है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूसेस आएंगे, वहां से लाइपेज और ट्रिप्सिन होगा। लाइपेज आपका फैट्स को लिपिड्स में चेंज करेगा और प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जितना भी फूड है वो सारा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। रेस्ट मटेरियल आपका बॉडी में से बाहर चले जाता है विया एनएस। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। नाउ मूविंग टू द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपका क्या है? जो गैसियस एक्सचेंज होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और रिलीजिंग ऑफ CO2 से ब्रीथिंग बोलते हैं। जब आपका सिंपल फूड ब्रेक डाउन होता है इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, उसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो ग्लूकोज है मेरा तीन तरीके से ब्रेक डाउन होता है। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले आपका पायरोविक एसिड और एनर्जी फॉर्म होती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगी। एब्सेंस में आपका होगा इथेनॉल प्लस CO2। और आपका जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे एब्सेंस नहीं, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी। जनरली ये आपका हैवी एक्सरसाइज के बीच में होता है। रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एरोबिक में आपके जितनी भी आपकी रेस्पिरेशन हो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल में होगा। एनारोबिक में साइटोप्लाज्म में। एंड प्रोडक्ट्स एरोबिक में आपके CO2 और H2, वहां पे अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होते हैं। मोर एनर्जी आपकी रिलीज होती है, वहां पे लेस एनर्जी। अब ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज क्या है? नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से नेसल कैविटी, फारिंग्स, लारिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एविलाई और आपकी ब्लड कैपिलरीज। ये चारों आपके लंग्स के अंदर आते हैं। अब हमारा जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड करती है, रिब्स लिफ्ट अप हो जाएंगे, वहां पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी एक्सहेलेशन में और रिब्स डाउनवर्ड चले जाएंगे। इस तरीके से आप देखिए। अब जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एविलस, ब्लड और टिश्यूज के बीच में। जो एयर रिच है ऑक्सीजन में, सबसे पहले ब्लड उसको बाइंड करेगा। बाइंड कौन करता है ब्लड में ऑक्सीजन को? हीमोग्लोबिन, RBC। O2 रिलीज होगा आपका एविलियस में। और जो CO2 आपका ब्लड के अंदर है वो डिसॉल्व होगा ब्लड में, ब्लड वेसल से वापस एविलर सैक में आएगा और सेंड थ्रू हो जाएगा आपका नॉस्ट्रल से, फिर वो बाहर। अब जितने भी टेरेस्ट्रियल है आपका ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और जितने भी एक्वेटिक है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसे यूज करेंगे। अब जो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है दैट इज सिमिलर टू द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनिमल सॉरी। वो एक्सचेंज वहाँ पे स्टोमेटा, लेंटिकल्स इन स्टेम्स और जर्नल सरफेस ऑफ द रूट्स के थ्रू होता है। मूविंग टू द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में तीन मेन पार्ट्स होते हैं हमारे, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड हमारा सर्कुलेटिंग मीडियम होता है, आर्टरीज और वेन्स आपके ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो पल्मरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी लंग से, जो कि लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। जब वो फिल हो जाएगा तो वॉल्व V1 ओपन हो जाता है, वेल्व, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाता है। वहां से जो मेन आर्टरी जिसे हम अयोटा कहते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बॉडी ऑर्गन्स में जाएंगे। फिर जब और बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सबसे पहले राइट आर्टरियम में जाएगा, वॉल्व V2 ओपन हो जाएगी, जब वो फिल हो जाएगा राइट वेंट्रिकल से वो वापस लंग के पास जाएगा, फिर वो वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड दो बार ट्रेवल करता है हार्ट में एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है।
अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब ब्लड मूव करता है हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। अब ब्लड के अंदर तीन मेन चीजें होती है, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसी प्रिवेंट करते हैं, डिफेंस एक तरीके से जर्म्स और के साथ लड़के एंटीबॉडीज आपके के प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमारा एक प्लाज्मा होता है, ये येलो कलर्ड फ्लूइड होता है जो कि जिसके अंदर 90% आपका वाटर और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, लाइक प्रोटीन्स, ग्लोबिन, इनऑर्गेनिक आपके मिनरल आयंस भी होते हैं। अब मैं ब्लड वेसल्स की बात करूँ तो ब्लड वेसल्स दो तरीके की होती है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, उसका अलग फंक्शन होता है, अभी हमने पढ़ा। जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर दो मेन पाथवेज होते हैं, जाइलम एंड फोलम। फोलम आपका क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है उन्हें कैरी करेगा, मतलब जनरली फूड को। जाइलम आपके वाटर और मिनरल्स को करेगा। जाइलम ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करता। आपका जो फोलम है वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को यूज करेगा। ट्रांसपिरेशन के थ्रू आपका वाटर जो है वो आपका लॉस हो जाता है, जो आपका ज्यादा वाटर है थ्रू स्टोमेटा और द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब फंक्शन क्या है आपका, absorption and upward movement of the water and minerals by creating pull, helps in the temperature regulation in the plant। जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का फ्रॉम द लीव्स, जिसे हम बोलते हैं लीव्स फूड फैक्ट्री भी होती है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट उसे हम बोलते हैं ट्रांसकोलेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इस साल का बोर्ड फेवरेट भी कह सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन और ह्यूमन। देखिए जो यूरिनल सिस्टम होता है उसके चार मेन पार्ट होते हैं, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी का जो फंक्शन है वो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यूरेटर एक डक्ट है जो कि आपका ड्रेन करती है यूरिन फ्रॉम द किडनीज। एक आपका यूरिनरी ब्लैडर रिजर्वायर है जो स्टोर करता है आपकी यूरिन को। यूरेटर आपका एक चैनल है टू द एक्सटीरियर। अब जो आपका एक्सक्रीशन है वो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो आपकी बॉडी में होता है, बहुत तरह की वेस्ट जनरेट होती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, तो उन्हें रिमूव करना भी कम जरूरी हो जाता है। तो जो मेरा मटेरियल एक्सक्रीट होता है, नाइट्रोजीनस वेस्ट, एक्सेस ऑफ वाटर, गैसेस और सॉल्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजीनस वेस्ट में आपकी तीन चीजें होती है, यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन। एक्सेस ऑफ वाटर में आपका क्या होता है, स्वेट और यूरिन। तो जितने भी यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेस्ट को सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू निकालते हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम बात करते हैं कि यूरिन कैसे फॉर्म होती है। हर एक किडनी के पास बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं ग्लोमरस, जो कि आपके कप लाइक स्ट्रक्चर जैसे हम बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल, उसके साथ अटैच्ड होती है, एसोसिएट की जाती है, जो कि जिसकी लॉन्ग ट्यूब टर्मिनेट करती थ्रू द कैप्सूल। फिर जो रीनल आर्टरी है वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनीज के पास लाती है अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो ब्लड है वहाँ पे फिल्टर होता है थ्रू द ग्लोमरस, और जो फिल्ट्रेट है वो एंटर करता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। एज ए जो फिल्ट्रेट है आपको जो मूव डाउन करेगा टेबुलर पार्ट में, जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर है, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होगा ब्लड वेसल्स के पास। और जो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को कितने वाटर की जरूरत है और कितनी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमने एक्सक्रीट करनी है। अब सो जो फ्लूइड है वो आपका जो फ्लो हो रहा है टेबुलर पार्ट में, यूरिन, वो कलेक्ट होता है आपके डक्ट्स में जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। फिर वो आपका कलेक्ट, जो जो डक्ट्स है, जो जितना भी पार्ट है वो आपका एक यूरेटर में जाके छोड़ देती है। यूरेटर ड्रेन आउट करता है यूरिन को इन द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि स्टोर करता है। जब आप उससे प्रेशर पड़ता है तो वो एक्सपेंड करता है और यूरिन आपको पास होता है। जनरली हम 180 लीटर्स ऑफ जो आपका फिल्ट्रेट है वो फॉर्म होता है डेली, बट हम ओनली 2 लीटर्स ऑफ यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, मेंटेन रखता है वाटर और आयनिक बैलेंस को। फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स यूज करता है बहुत सारी स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होते हैं थ्रू स्टोमेटा। एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो रिमूव किया जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। प्लांट्स लूज करते हैं अपने ऑड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स, bark of trees, other waste products like raisins, gums, especially in old xylem cells। जो प्लांट्स है वो सेक्रीट करते हैं वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम थ्रू द रूट्स। अब जो यूरिन फॉर्मेशन है नेफ्रॉन के अंदर, उसके अंदर थ्री मेन स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन,
ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन और सेक्रीशन। जब हमारी किडनी ढंग से काम नहीं करती तो डायलिसिस की जाती है, जैसे हम बोलते हैं जो प्रोसेस है जिसके अंदर आपका जो प्यूरिफाई किया जाता है ब्लड बाय द आर्टिफिशियल किडनी, जिसको किडनी फेलियर पेशेंट्स के साथ जनरली प्रैक्टिस किया जाता है। होप आपको चैप्टर समझ आया, आपका चैप्टर रिवाइज हो गया अच्छे से। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन बैंक, टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, सैम्पल पेपर्स आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू। हाय गाइस, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10 साइंस सीबीएसई। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में होते हैं। जैसे सीधी सी बात है, ठंड होती है वी वेयर जैकेट्स, वी वेयर वुलन क्लोथ्स। गर्मी होती है वी वेयर कॉटन क्लोथ्स। तो वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस अराउंड अस। जो ये आपके ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन चेंजेस को हम स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच। प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, बट इन डिफरेंट मैनर। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखो, एनिमल्स के पास दो सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले में बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम की। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा। जो नर्वस टिश्यू है वो आपके एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का, न्यूरॉन का, जो कि एक स्पेशलाइज्ड कंडक्ट करता है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। अब हमारे पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें रिसेप्टर्स बोलते हैं, जिन्हें सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं टू डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम ईयर की बात करते हैं, इनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। अब ईयर का एक फंक्शन तो आप सबको पता है हियरिंग, दूसरा फंक्शन होता है उसका बैलेंस ऑफ द बॉडी। आईज, फोटो रिसेप्टर्स, सीइंग। स्किन, थर्मो रिसेप्टर्स, हीट, कोल्ड और टच। नोज, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, स्मेल डिटेक्शन। टंग, गस्ट्री रिसेप्टर्स, टेस्ट डिटेक्शन। तो अब न्यूरॉन की बात करते हैं, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। जो हमारा न्यूरॉन होता है वो तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। जो डेंड्राइट है वो इंफॉर्मेशन लेता है, सेल बॉडी एक्वायर करता है इंफॉर्मेशन को और ट्रेवल करता है एक इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू। जो एक्सॉन है वो लॉन्गेस्ट फाइबर है हमारी सेल बॉडी में, जिसे का क्या काम है, वो ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम वन सेल टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब एक साइनैप्स होता है, जो साइनैप्स होता है वो गैप होता है दो नर्व एंडिंग के बीच में फ्रॉम वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में, ताकि आगे की ऑनवर्ड ट्रांसमिशन हो सके। अब आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। सीधी सी बात है यार, तुम्हें कोई मारने भागता है, तुम बचने के लिए देखते हो या फिर सडन रिएक्ट करते हो, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तुम सो रहे हो, सुबह सुबह कोई तुम्हारी उंगली चाय के अंदर डाल दे, यू विल रिएक्ट। आप अपना हाथ हटाओगे वहां से, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहली चीज वो क्विक होना चाहिए, सडन होना चाहिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब ये रिफ्लेक्स आर्क है जो आपको दिखाती है किस वजह से, कैसा पाथवे होगा हमारे नर्व इम्पल्सिस का जो कि पास करेंगे ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहले जो आपका स्टिमुलस है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हीट है। अब हीट को कौन सेंस करेगा, रिसेप्टर ऑर्गन कौन सा सेंस करेगा, स्किन। स्किन स्पाइनल कॉर्ड के पास वो भेजेगी, भाई साहब गर्मी लग गई है, जल गया कुछ। तो वहां से जो इफेक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जो मसल्स होंगे, वो रिस्पॉन्स करेगी, हाथ को हटा लेंगे। अब जो मेरे रिस्पॉन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मेनली तीन होते हैं वैसे तो। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स। जो वॉलंटरी होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, जैसे टॉकिंग, राइटिंग। इनवॉलंटरी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको माइंड और हैंड ब्रेन कंट्रोल करेगा। हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन। रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगी, क्योंकि ब्रेन तक गया तो इतनी देर में तो डैमेज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की नीड क्या है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे हमें बहुत जल्दी रिएक्ट करना होता है, वरना हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म हो जाएगा।
अब जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो पेरिफेरल है क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आपका कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज पार्ट होता है ब्रेन का, इसके अंदर सेरिब्रम होता है। देखो, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज है तो जाहिर सी बात है थिंकिंग वहीं से करोगे, वॉलंटरी एक्शन वहां से कंट्रोल होंगे, मेमोरी वहां पे स्टोर होएगी, सेंसरी इम्पल्स जो है वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी से वहां पे आएंगे और इंटीग्रेट होंगे। सेंटर एसोसिएट होगी आपकी यहाँ पे हंगर के साथ, भूख लगेगी ना तो सोच नहीं पाता इंसान, इसलिए वहां से। तो फिर आपका आता है इसके अंदर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, पीपल का साइज चेंज करना, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। फिर हमारा आता है हिंड ब्रेन, ये भी तीन पार्ट्स में आगे डिवाइड होता है, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। जो सेरिबेलम है वो कंट्रोल करता है पॉस्चर, बैलेंस और प्रिसीजन ऑफ द वॉलंटरी एक्शन, पिकिंग ऑफ अ पैन, प्रिसीजन। फिर मेडुला जो आपका करता है वो इनवॉलंटरी एक्शंस करता है, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन। पॉन्स इनवॉलंटरी एक्शंस और रेगुलेट करता है, हमारे मेन पार्ट उसका है रेस्पिरेशन। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। अब जब ये इतना डेलिकेट पार्ट है तो इसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। तो ये जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट किया जाता है फ्लूइड जिसके अंदर फिल्ड होती है, बैलून लाइक, जो शॉक एब्जॉर्बर है जिसको हम बोलते हैं, और वो क्रेनियम के अंदर होती है, जैसे स्कल या ब्रेन बॉक्स कह सकते हो। फिर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है। अब नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, देखिए, जो स्टिमुलस है उससे सेंस ऑर्गन डिटेक्ट करेगा, सेंसरी नर्व सीएनएस के पास जाएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, डिसीजन बनाया जाएगा, रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा। मोटर नर्व मसल तक जाएगी, रीअरेंजमेंट होगा मसल प्रोटीन्स का, रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब लिमिटेशन क्या है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और नर्वस सिस्टम की? जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो आपका उन्हीं सेल से कनेक्टेड है जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। जनरेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो सेल है वो आपका क्या करता है, मैकेनिज्म को रीसेट कर देता है बिफोर ट्रांसमिटिंग द इम्पल्स। तो आप सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट और ट्रांसमिट द इम्पल्स, वो ब्रेक हो जाता है। अब प्लांट्स के पास तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं। अब हम बात करते हैं केमिकल कम्युनिकेशन की। अब जो केमिकल कम्युनिकेशन है वो ओवरकम करेगा हमारे इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन को। अब हमारे अंदर तो कोऑर्डिनेशन हमें पता चल गया कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं। देखो, प्लांट्स के अंदर दो मूवमेंट होती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलस को, प्लांट यूज करता है इलेक्ट्रिक केमिकल मींस टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। जो मूवमेंट है आपकी, वो सब क्या करता है, सेल अपनी शेप चेंज कर लेगा, रिजल्ट कर लेगा स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स में, जैसे ड्रूपिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई। अब डिपेंडेंट क्या है आपका, डिपेंडेंट आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स के ऊपर होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट्स के ऊपर होता है। टेंड्रिल्स, टेंड्रिल आपका एक पार्ट है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट ग्रो हो रहा है रैपिडली एज कम्पेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से जो आपका सर्कुलेटिंग है टेंड्रिल का अराउंड, उसके आसपास सर्कुलेशन बढ़ जाता है। फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। केमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ ऑफ pollen tubes towards the ovule। हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर। अब जो प्लांट हार्मोन्स हैं, अभी ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, पहले प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपके प्लांट हार्मोन्स हैं वो आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। अब मेन प्लांट आपके चार प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, ग्लिबलिन, साइटोकिन्स, एब्सिसिक एसिड। सबसे पहले ऑक्सिन की मैं बात करता हूँ, ये शूट टिप पे प्रेजेंट होता है, ये सेल को लॉन्गर ग्रो करता है और फोटोट्रॉपिज्म में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ग्लिबलिन आपका हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम में। साइटोकिन्स आपको प्रमोट करता है सेल डिवीजन और प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। एब्सिसिक एसिड आपका इनहिबिट करता है ग्रोथ को, कॉज करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स को, स्ट्रेस हार्मोन को। अब प्लांट के हार्मोन्स तो हमने पढ़ लिया, अब एनिमल के हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। हार्मोन कुछ नहीं है, केमिकल सब्सटेंस है जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी ग्रोथ के साथ। अब हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सेक्रीट करते हैं प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं हार्मोन हमारी ब्लड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके फंक्शंस का। सबसे पहले आता है थायरोक्साइन, थायराइड ग्लैंड। प्रेजेंट कहाँ होता है, नेक और थ्रोट के पास।
ये आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को रेगुलेट करता है। फिर हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये रेगुलेट करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट। फिर एड्रेनालाइन, एड्रेनल किडनी के ऊपर होता है, भाई साहब कुत्ता पीछे भाग जाए, एड्रेनलिन ही रश होता है ना। तो जो रेगुलेशन होता है ब्लड प्रेशर में, हार्ट बीट में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, इमरजेंसी के टाइम पे, वो सब एड्रेनलिन देखता है। इंसुलिन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, बिलो स्टमक प्रेजेंट होता है। ये हमारा शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। फिफ्थ हमारे सेक्स हार्मोन्स आते हैं, टेस्टोस्टेरोन आपका मेल्स में, एस्ट्रोन एस्ट्रोजन आपका फीमेल्स में। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में, ओवरीज में, जेनिटल लोअर एब्डोमेन एरिया में प्रेजेंट होता है। प्यूबर्टी के साथ आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी देता है। ये देख लीजिए आप इस तरीके से। अब आयोडाइज सॉल्ट क्यों नेसेसरी है हमारी बॉडी में? जो हमारा आयोडाइज सॉल्ट आपका एक मिनरल है, एसेंशियल पार्ट है, जो कि हमारे थायरोक्साइन हार्मोन को सेक्रीट करता है बाय थायरॉयड ग्लैंड। जो थायरोक्साइन है वो रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो हमें आयोडाइज सॉल्ट लेना नेसेसरी है थायरॉयड ग्लैंड की वर्किंग के लिए, वरना एक डिजीज हो जाती है गॉइटर, जिसमें आपकी नेक स्वेल कर जाती है। अब डायबिटीज, अभी मैंने बोला था ना कि इंसुलिन सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में 60 to 70% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो हमारा ये डायबिटीज है वो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से कॉज होती है। अब ये डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन जो कि सेक्रीट कर रहा है पेनक्रियाज, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर लेवल्स के लिए। ट्रीटमेंट आपका इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन या मेडिसिन ही है। फिर हमारा आता है फीडबैक मैकेनिज्म। जब किसी भी चीज की एक्सेस या डेफिशिएंसी हो जाती है हार्मोन्स की, तो एक हार्मफुल इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पे। तो फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर करता है कि जो हार्मोन है वो प्रिसाइज क्वांटिटी में और राइट टाइम पे सेक्रीट हो, ये नहीं कोई कभी भी सेक्रीट हो जाए यार। तो जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो कंट्रोल कैसे करें, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम शुगर लेवल को। शुगर लेवल ब्लड में राइज हो गया, पैनक्रियाज ने डिटेक्ट कर लिया, सिंथेसाइज किया इंसुलिन का, ब्लड शुगर लेवल फॉल हो गया, स्टॉप सेक्रीटिंग इंसुलिन कर दिया ना उसने, क्योंकि ऑलरेडी शुगर लेवल ज्यादा है। यहाँ अगर इंसुलिन पैंक्रियास ढंग से काम नहीं करेंगे तो शुगर लेवल हाई रहेगा, डायबिटीज रहेगी। होप ये चैप्टर क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट्स नहीं है भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे रखा है। अगर लगता है जरूरत है क्वेश्चन बैंक की, वर्कशीट्स की, टेस्ट पेपर्स की, सैम्पल पेपर्स की, प्रैक्टिस पेपर्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्लास 10 सीबीएसई साइंस। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। अब हमारे जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो कि न्यू इंडिविजुअल को राइज देता है। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिकल होता है पेरेंट के। जहाँ पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है वहां पे ये प्रोसेस सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ये जर्नली लो ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो इंडिविजुअल, वन मेल एंड वन फीमेल, आर नीडेड टू गिव द राइज टू न्यू इंडिविजुअल। गैमेट्स फॉर्म होते हैं, न्यू इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर होता है बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीशीज। ये हायर ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करते हैं। अब मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है फिजन। फिजन में भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। जो फिजन में जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होता है डॉटर सेल में। बाइनरी फिजन में दो सेल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका ये अमीबा में होता है। और मल्टीपल फिजन में आपके बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। जो डायग्राम गिवन है, ये जो डायग्राम आपका गिवन है यहाँ पे, दैट इज फॉर बाइनरी फिजन इन अमीबा। नाउ मूविंग टू द फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका ब्रेकअप होता है स्मॉलर पीसेस में अपॉन मैचुरेशन, और ईच पीस आपका डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में। एग्जाम्पल आपका स्पायरोगायरा। मूविंग टू द रीजनरेशन, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है कि समहाउ वो कट और ब्रोक हो जाता है बहुत सारे पीसेस में। फिर एक ऑर्गेनिज्म आपका कंप्लीट करता है अपने आप को,
हर एक पार्ट, जैसे आपका प्लानेरिया में होता है, हाइड्रा में होता है, तो ये आपका प्लानेरिया है और ये आपका हाइड्रा है। मूविंग टू द बर्डिंग, जो आपका बर्ड होता है वो आपका डेवलप होता है इनटू टाइनी इंडिविजुअल, फिर वो जब मैच्योरेशन पे अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, जैसे कि हाइड्रा। अब हाइड्रा में हमने देखा यहाँ पे कि आपका रीजनरेशन भी हो रहा है और बर्डिंग भी हो रहा है। नेक्स्ट कम्स योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स हैं डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, आर्टिफिशियल मेथड्स। सबसे पहले रूट्स में जैसे आपका स्वीट पोटैटो, स्टेम में आपका पोटैटो जिंजर, लीव्स में आपका बायोफिल्म, आर्टिफिशियल मेथड्स में आपका ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, लेयरिंग है, जैसे मैंगो, रोज एंड जैस्मिन। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है टिश्यू कल्चर। यहाँ पे जो न्यू प्लांट्स हैं वो आपके जो ग्रोइंग टिप होती है ना प्लांट की, उसको यूज करके होता है। जो ग्रोइंग सेल्स होता है उसको एक कल्चर मीडियम में रखा जाता है जो कि लीड करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। जो कैलस है देन वो ट्रांसफर होता है आपका हार्मोन मीडियम में, जो कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कॉज करता है। जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ऑर्चिड्स हैं, ये सब आपके टिश्यू कल्चर की वजह से होते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले ये आपका बनाना, रोज, जैस्मिन जैसे प्लांट्स को भी ग्रो कर सकता है जिनकी कैपेसिटी लॉस हो चुकी है सीड प्रोड्यूस करने की। ये जो न्यू प्लांट्स है वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से, ये आपका सीडलेस फ्रूट्स को भी ग्रो कर सकता है। मूविंग टू द पार्ट ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या आपके स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि थिक वॉल से कवर्ड होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में ये जर्मिनेट करते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि राइजोपस में। Moving to the sexual reproduction part now. When the reproduction take place with the fusion of male and female gametes, then it is sexual reproduction. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव प्लांट्स के आपके आपस में फ्यूजन करते हैं। जो आपका टिपिकल फ्लावर है उसके अंदर फोर मेन, नेमली आपका सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन और पिस्टल प्रेजेंट होते हैं। अब दो तरीके के मेरे फ्लावर्स होते हैं, बायोसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल। Bisexual flower में both male and female reproductive parts are present. Hibiscus, mustard. Unisexual में either male or female part reproductive part is present like papaya और watermelon. ये एक स्ट्रक्चर है आपका फ्लावर का। अब सीड फॉर्मेशन का किस तरीके से प्रोसेस होता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंथर के अंदर, फिर वो ट्रांसफर होंगे टू द सिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जिसमें अगर हम ऐसे बोलते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर दूसरे फ्लावर में जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन है। अब दूसरे फ्लावर में जो एजेंट्स हैं वो एयर, वाटर या एनिमल्स के थ्रू ही जाएगा। जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट करते हैं और फॉर्म करते हैं पॉलन ट्यूब्स, जिसके से जो स्टाइल आपका पास थ्रू होता है और रीच करता है ओव्यूल्स में जो प्रेजेंट होता है ओवरी में। यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जायगोट प्रोड्यूस होता है इनसाइड द ओवरी। तो जो जायगोट है वो डिवाइड होता है अपने आप, डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। जो ओव्यूल डेवलप करता है थिक कोट और चेंज करता है इनटू सीड ग्रेजुअली। जो ओवरी है वो चेंज कर देता है फ्रूट को और अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। जो सीड है वो जर्मिनेट करता है टू फॉर्म अ प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन सच एज एयर एंड मॉइस्चर। अब मैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की बात करता था। ह्यूमंस आपका जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही यूज करते हैं, ये तो सभी को पता है। अब सेक्सुअल मैच्योरेशन पे आपका क्या होता है? जो पीरियड ऑफ लाइफ है वो आपके जर्म सेल्स लाइक ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म्स इन मेल प्रोड्यूस करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर। जो सेक्सुअल मैच्योरेशन को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? कॉमन चेंजेस क्या है मेल एंड फीमेल में? थिक हेयर ग्रोथ होगी आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया में, स्किन आपकी ऑयली और कुछ पिंपल्स आ सकते हैं। गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, गर्ल्स मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट कर देती है। बॉयज में आपकी जो वॉइस है वो क्रैक हो जाती है और थिक हेयर ग्रोथ फेस पे आ जाती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका टेस्टिस, आप पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेट होता है आपका स्क्रॉटम में, जो कि आपका प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब इसको एक लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है टू प्रोड्यूस दिस स्पर्म, इसलिए आपका ये आउटर पार्ट में होता है और आउटसाइड बॉडी होता है एक तरीके से। जो मेल जर्म सेल है स्पर्म, वो वहां पे फॉर्म होता है। टेस्टिस आपका मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। अब उसका फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस स्पर्म्स और चेंजेस आना प्यूबर्टी के टाइम पे।
फिर वेस्ट डिफरेंस आपका क्या है, ये स्पर्म को पास करेगा टेस्टिस से यूरेट्रा में। यूरेट्रा एक आपका कॉमन पैसेज है जहाँ पे स्पर्म्स और यूरिन दोनों जाते हैं। ये एक आपका आउटर कवरिंग होता है पेनिस का। अब आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि ऐड करता है सेक्रीशन टू द स्पर्म्स को। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स के लिए होता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए। स्पर्म along with secretion of glands about the फॉर्म करता है semen। मूविंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें सबसे पहले ओवरी आता है। ओवरी आपका प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है इन बोथ साइड्स ऑफ द एब्डोमेन। जो फीमेल जर्म सेल लाइक एग्स प्रोड्यूस होते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द गर्ल, thousands ऑफ इमेच्योर एग्स आपके प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। ऑन द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, जो आपकी दीज एग्स होते हैं ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक एग प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ बाय द वन ऑफ द ओवरीज, फिर आपका आता है ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये एग्स को प्रोड्यूस करता है बाय ओवरी और ट्रांसफर करता है यूरेट्रस में। जो फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, वो यहीं पे होता है। फिर हमारा आता है यूरेट्रस। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे डेवलपमेंट होता है बेबी का। यूरेट्रस ओपनिंग आपकी वेजिना के थ्रू कर्व इसमें जाती है। अब जब एग फर्टिलाइज होता है तो क्या होता है, तो एग सबसे पहले जो होगा वो जायगोट में फॉर्म होगा और आपका यूट्रस के अंदर प्लांट कर दिया जाएगा। ये जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो में चले जाता है, मतलब ये आपका जो जायगोट है यूट्रस में गया, वहां पे वो एम्ब्रियो में डेवलप हो गया। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। यहाँ पे जो आपको प्रोवाइड होता है लार्ज सरफेस, जहाँ पे आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है। जो टाइम पीरियड होता है जनरली आपका 9 मंथ्स का होता है। अब आपका एग्स, अगर अगर आपका जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपका यूट्रस है वो प्रिपेयर करेगा इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिजर्व टू रिसीव फर्टिलाइज एग। जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, वो थिक और स्पॉन्जी हो जाती है टू रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। व्हेन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो इनर लाइनिंग है उसकी जरूरत नहीं है, तो लाइनिंग ब्रेक होती है और वेजिना के थ्रू ब्लड और म्यूकस के साथ वो बाहर आती है। ये जनरली आपके 28 डेज बाद होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो टोटल वेलबींग है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं जिसे हम बोलते हैं एसटीडीज। बहुत सारी डिजीज आपकी सेक्सुअली ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे बैक्टीरिया से आपका और वायरल से। बहुत सारे वेज हैं हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कॉन्डम्स का यूज करके। फिर हमारा आता है कॉन्ट्रासेप्शन। हमें अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी, तो हमें सबसे पहले ओवा को फर्टिलाइज होने नहीं देना। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा आता है फिजिकल बैरियर। आप क्या कर सकते हैं टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, आप कॉन्डम्स को यूज कर सकते हैं, सर्विकल कैप्स को यूज कर सकते हैं, डायफ्राम। केमिकल आपके ओरल पिल्स, ये आपका जो चेंज करना हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स डू नॉट रिलीज, इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कॉपर टी और लूप आप वेस्ट कर सकते हैं यूट्रस में टू अवॉइड दी प्रेगनेंसी। सर्जिकल मेथड्स हैं, आप फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं, वेस्ट डिफरेंस को ब्लॉक करा सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस सोशल मैसेज भी है, फीमेल फीटिसाइड, प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फीमेल इनसाइड द वॉर्म इज फीमेल फीटिसाइड, जो कि सबसे गंदा काम है इस दुनिया में। हेल्दी सोसाइटी के लिए, बैलेंस सेक्स रेशियो के लिए हमें एजुकेट करना होगा पीपल को, ताकि फीमेल फिशिसाइड जैसी माल प्रैक्टिस खत्म हो। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट है तो आपका। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्कशीट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, तो टेलीग्राम का हमारा एक ग्रुप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। यू कैन ज्वाइन दैट। थैंक यू। हाय गाइस, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस वीडियो में हम हेरिडिटी को ही कवर करेंगे, बिकॉज आपका सीबीएसई लास्ट 2 ईयर्स से एवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले करेक्टर्स क्या होते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक रिकग्नाइजेबल हाइटेबल फीचर होते हैं। हाइट हो सकती है, कंप्लेक्शन हो सकता है,
हेयर और कलर का आई हो सकता है, शेप ऑफ नोज हो सकता है, चिन, कुछ भी जिससे वो अलग दिखता हो, उसको हम बोलते हैं करेक्टर। अब ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेक्टर इज ट्रेड्स। जो इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम ट्रेड्स बोलते हैं। ये आपके साइकोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव, मॉर्फोलॉजिकल, एंटोनॉमिकल, कुछ भी हो सकता है। अब जो ट्रांसमिशन या पासिंग ऑफ जेनेटिकली बेस्ड करेक्टर्स है या ट्रेड्स हैं फ्रॉम वन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मींस चाइल्ड, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। अब जो अक्रेंस है स्मॉल डिफरेंसेस की, चेंजेस की इंडिविजुअल्स में, स्पीशीज की, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। जो हेरिडिटी वेरिएशंस हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर हमारे अंदर वेरिएशंस नहीं होंगे तो। नाउ मूविंग टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन होता है अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करूं। अब जीन्स क्या एक स्पेसिफिक पार्ट है क्रोमोसोम का या फिर डीएनए का, जो कि एक हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। जो जीन है उसकी दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, ईच प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट इन ऑर्गेनिज्म। जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है उनको हम बोलते हैं एलिज। अगर पी प्लांट की बात करें तो स्टेम हाइट कंट्रोल की जाती है दो एलिज से, वन इज फॉर टॉलनेस एंड अदर इज फॉर डार्कनेस। वन ऑफ द टू एलिज जो जीन के अंदर एक डोमिनेंट होगी जिसे हम बोलते हैं सुपर रूलिंग, एक रिसेसिव होगी जिसे हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट और सबमिसिव। जो डोमिनेंट एली है वो एली आपकी क्या करेगी, हाइड कर देगी या मास्क कर देगी एक्सप्रेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एले, जिसकी वजह से वो रेसेसिव हो जाता है। नाउ आपका जो कंट्रास्टिंग पेयर है एलिस का उसको एल्मोमॉर्फ बोलते हैं। जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गेनिज्म का उसे जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, टॉल है, स्मॉल है आपका, वो से हम बोलते हैं फिनोटाइप। अब हमारे जब दो पेरेंट्स क्रॉस करके एक प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोजेनी को हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, दैट इज F1 जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी होती है, F1 प्रोजेनी होती है, वो आपकी क्रॉस जब करती है टू फॉर्म द सेकंड जनरेशन, उसको हम बोलते हैं सेकंड फीलियल जनरेशन और F2 जनरेशन। अब जो न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट जो रिजल्ट करता है क्रॉस में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स के साथ, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। अब टाइप्स ऑफ वेरिएशन की मैं बात करता हूँ तो आपके सोमेटिक और जेमेटिक वेरिएशन आते हैं। सोमेटिक वेरिएशन में आपका वो पार्ट इनहेरिट या ट्रांसमिट नहीं होगा, जैसे कि आपका डॉग की टेल का कटना। अब जाहिर सी बात है अगर आज की जो जनरेशन है उसमें किसी डॉग की टेल कट जाती है तो ऐसा तो नहीं उसकी आने वाली जनरेशन में डॉग डॉग के पास टेल ही नहीं होगी। तो इनको एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं। फिर हमारे आती है जेमेटिक वेरिएशन। ये आपके इनहेरिट भी हो जाते हैं, ट्रांसमिट भी हो जाते हैं। ये इनहेरिटेड ट्रेड्स बोले जाते हैं, ह्यूमन हाइट, स्किन कलर। अब इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के कुछ रूल्स थे। देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, ऑस्ट्रेलियन मॉन्क ने पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये चीज फाइंड आउट की थी। उन्होंने तीन बेसिक लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करते हैं। ये एक क्रॉस था जो सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में हुआ, उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो क्रॉस था उस वो आपका हुआ टॉल प्लांट और ड्राफ्ट प्लांट में। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या है, जो F1 प्रोजेनी थी उसमें सब टॉल थे, कोई भी मीडियम हाइट प्लांट नहीं था। तो जो F2 प्रोजेनी थी उसमें 1/4 आपके शॉर्ट थे और 3/4 आपके टॉल थे। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। और जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। तो जो रिजल्ट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, उसने अनेबल क्या किया, जो मेंडल ने फॉर्मुलेट किया आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे हम बोला गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की क्या स्टेटमेंट है, द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which are determined by the internal factors which occur in pairs, only one of a pair such as of such factors can be present in a single gamete। अब इसको आगे स्टडी करते हुए उन्होंने डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस किया। अब डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस में आपको जो क्रॉस था वो इन्वॉल्व किया गया प्लांट्स के बीच में, जहाँ पे दो पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिन्हें डायहाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। अब आपके ये जो क्रॉस हुआ था पी प्लांट्स हैविंग राउंड और येलो सीड्स एंड प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, उनके बीच में कराया गया।
अब जो ऑब्जर्वेशन आई उसमें ये आया जो RRYY क्रॉस था, यानी कि आपका राउंड एंड ग्रीन सीड्स और आपका रिंकल्ड और येलो सीड्स F1 जनरेशन में आपका देखा गया कि जितनी भी सीड्स थी आपकी आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी कि राउंड एंड येलो सीड्स थी। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन था F1 में, उसने क्या कहा, आपका जो पेरेंटल फिनोटाइप है दो मिक्सचर का जो सीड प्लांट्स में, उसका जो रेशियो आएगा 9:3:3:1 आएगा। तो फिनोटाइप रेशियो मेरा क्या हो गया, 9:3:3:1। और जीनोटाइप रेशियो आपका हो गया 1:4:1:1:1:2:2:2। आपका जो रिजल्ट आया डाइहाइब्रिड क्रॉस का, उसने एनेबल किया, फॉर्मुलेट किया सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसने क्या कहा कि जो आपका इनहेरिटेंस है वो मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स में जो क्रॉस साइमल्टेनियसली होगा, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे ईच ट्रेड में, वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू द गैमेट्स। अब डीएनए क्या है, एक हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि आपका स्पाइरली कॉइल्ड है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि अपीयर करता है लाइक अ लेडर। नाउ हाउ इज दिस सेक्स डिटरमाइंड, जेंडर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? देखिए, एक आपका फिनोमेना जो प्रोसेस है एम्ब्रियो का या बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, उसे सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। इसमें केवल और केवल आपका फादर यानी कि मेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन। ह्यूमंस के पास 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, एंड वन पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम का। जो फीमेल है उसके पास सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX, जबकि मेल के पास दो होते हैं डिसिमिलर X एंड Y। तो जितने भी एग्स कैरी करते हैं एक्स क्रोमोसोम, जो स्पर्म कैरी करेगा एक्स या फिर वाई। तो जब एक्स एक्स फॉर्म आपका क्रोमोसोम मिलेंगे तो फीमेल फॉर्म होगा, और जब एक्स वाई क्रोमोसोम आपके मिलेंगे तो आपका मेल बनेगा, लाइक दिस। होप आपको हेरिडिटी क्लियर हो गया। अगर आपको डाउट है तो यू कैन कमेंट द डाउट पार्ट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द प्रैक्टिस पेपर्स, सैंपल पेपर्स, वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15, आर एनवायरनमेंट, क्लास 10 साइंस CBSE। एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग यानी कि बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो इनका इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक का, वो आपका फॉर्म करता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपका मैं बात करूं तो लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे फॉर द फूड, जिसकी वजह से फूड चेन राइज होती है, फूड वेब्स इन नेचर फॉर्म होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होंगी, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जैसे, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इकोसिस्टम है क्या। सबसे पहले इकोसिस्टम अभी हमने पढ़ा, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे कि आपका फॉरेस्ट, पॉन्ड। अब दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जैसे नाम बताता है, नेचुरल इकोसिस्टम नेचर में रहेगा, फॉरेस्ट, लेक, ओशन। आर्टिफिशियल मैन मेड होते हैं, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक एयर, वाटर, लैंड। बायोटिक प्लांट्स एंड एनिमल। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स में तीन टाइप्स हमारे आ जाते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर में भी चार टाइप्स, हार्बिवोर, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओमनिवोर्स जो प्लांट और फ्लैश दोनों खा लेते हैं। फिर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हमारे क्या है, वो होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, उसी से फूड लेते हैं, जैसे कि लाइस एंड कस्कटर। डिकम्पोजर्स आपके वो होते हैं जो डेड और डिकिंग मैटर पे, जैसे बैक्टीरिया, फंगी। ये एक तरीके से रिप्लेनिशमेंट के लिए यूज किए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। अब हमारा आता है फूड चेन। फूड चेन एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। ग्रास, डियर, लायन। ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। अब हमारी जो फूड चेन है उसमें जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे होता है, उस लेवल को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। अब जो एनर्जी फ्लो है वो आपका 10% लॉ के हिसाब से होता है। सबसे पहले जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है वो केवल 1%
एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाते हैं सनलाइट से। 10% लॉ के अकॉर्डिंगली आपका 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। रिमेनिंग 90% आपका यूज हो जाता है लाइफ प्रोसेसेस में, जैसे डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन बाय द प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल। अब आपका जो डिक्रीज होता है एनर्जी में, जिसकी वजह से आपकी जो फूड चेन है 3 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल तक नहीं जा पाती। अब हमारा आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। जो हार्मफुल केमिकल्स हमारे एंटर करते हैं हर ट्रॉपिक लेवल पे फूड चेन में, उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपकी केमिकल्स की होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब हमारा फूड वेब आता है। फूड वेब हमारा क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन और द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन भी हम बोल सकते हैं। अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरीके से इफेक्ट करती हैं? जैसे कि हमारी जो एक्टिविटीज है जो एनवायरमेंट को हार्म करती है, वो हमारे, जैसे कि आपका पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। अब उसकी वजह से एक ओजोन लेयर डिप्लीशन भी आता है। सबसे पहले ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर हम सबको पता है एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, जो कि अब्सॉर्ब करता है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, जिसकी वजह से वो हमें प्रोटेक्शन करता है बहुत सारे हेल्थ हजार्ड से, लाइक स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स। अब ओजोन जो O3 की जो लेयर है, वो हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर में, आपके जनरली स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। ये डेडली पॉइजन है ग्राउंड लेवल पे। तो अब हमारा ओजोन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन डाइवेलेंट है यार, O2 में ही एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले जो अल्ट्रा वायलेट रे है, O को O+O में ब्रेक कर देगी। फिर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके O3 ओजोन बनाता है। अब हमारा डिप्लीशन क्यों हो रहा है ओजोन लेयर का? देखिए, हम CFCs का जो यूज हो रहा है इन रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, फायर एक्सटिंग्विशर्स और एक्सेट्रा, उसकी वजह से मेन हमारा ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। अब हम आते हैं गार्बेज डिस्पोजल पे। गार्बेज डिस्पोजल के पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए गार्बेज कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल आपका जो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, उसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स, कॉटन, जूट, डंक, पेपर। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज ना हो इजीली, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके वो रिलीज करते हैं एक एंजाइम, जिसकी वजह से मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं। अब हम फिर वेस्ट डिस्पोजल के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं। उसमें सबसे पहले आपका आता है बायोगैस प्लांट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो आपकी यूज की जा सकती है बायोगैस प्लांट में, तो प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। सीवेज ट्रीटमेंट आपका इसी तरीके से, जो ड्रेन वाटर है उसको हम क्लीन करके डाल सकते हैं रिवर्स में, ताकि रिवर्स पॉल्यूट ना हो। लैंड फिलिंग्स आपके क्या है, लो लाइंग एरियाज में वेस्ट को बरी कर सकते हैं, ताकि वो आपका फिर बाद में आप रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुलडोजर्स। कंपोस्टिंग में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो कंपोस्ट पिट बना के कवर कर सकते हैं विद द लेयर ऑफ सॉइल, जो कि आपका 3 मंथ्स के 4 मंथ्स के पीरियड में मैन्योर में चेंज हो जाती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज को हम बार बार रिसाइकिल करके रीयूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स के एनवलप्स बना के यूज कर सकते हैं, वो रीयूज में आ जाते हैं। होप ये चैप्टर आपको समझ में आया। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक में एक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको प्रैक्टिस पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। थैंक यू।